पूरी दुनिया के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि ईंदें तो इंडिया की उड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया में जो ज़िल्लत उनका मुकद्दर बनी है वो सबके सामने है। और फिर ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? थैंक यू इमरान साहब, आपने इनवाइट किया है। और ये वाकई जो मेरा ख्याल है ना ही कहा जाए, क्योंकि अब तो हंसी आना शुरू हो गई है, या शायद हिंदुस्तान के वजीर आजम को या मेजॉरिटी लोगों को ये इंजॉयमेंट उन्होंने करनी शुरू कर दिया जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है। और आपकी बात ठीक है, उन्होंने कहा जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी ये है, तो मेरा ख्याल है ऑन द लाइटर नोट शुरू करते हैं, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ और यहाँ सुबह हुई है, तो मैं सुबह सुबह जरा सख्त बातें नहीं करना चाहता। आपके साथ मेरा 12 घंटे का फर्क है, तो मुझे लगा कि वो वाकई मजाक चल रहा है, क्योंकि आप नोट करें कि ये बॉलीवुड में लगता है अब अभी तक मूड में निकल नहीं पा रहे, और ये बॉलीवुड में जारी रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वहां पे सुना है प्रोड्यूसर लड़ रहे हैं आपस में कि मैंने इस टाइटल पर, इस मौजू पर फिल्म बनानी है। लोगों के बताने के लिए उनके पास टेक होम नहीं रहा। इमरान साहब, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कितनी ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग की, और मैंने तो शुक्र किया कि वो आखिरकार बोले हैं अपने यौम आज़ादी पर। वो तो इतने आपने देखा 3 महीने से तो उनकी मैंने आवाज ही नहीं सुनी कि वो इस टॉपिक पर आए हो, उन्होंने जंग की, इधर उधर से बयानात लोगों के आते रहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो बोले ही नहीं इतना अरसा। तो एक तो बोले इस बहाने, लेकिन अब उन्होंने बोलना क्या था सिवाय इसके कि लोगों को एक और उम्मीद दिलानी थी, एक फॉल्स होप दिलानी थी। उनके पास टेक होम है कुछ नहीं। इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया उन्होंने, ऑपरेशन सिंदूर। लोगों हमें कहा कि सबक सिखा देंगे पाकिस्तान को, और नहर, पानी और ये खून है वो इकट्ठे नहीं बह सकते, तो ये होगा वो। तो वो अब मेरा ख्याल है लोगों को एक और होप दिलानी जानी है कि अभी बहुत कुछ हमने अनफोल्ड करना है, क्योंकि उनकी जो सियासी साख है वो इस पूरी तरह मुतासिर हुई है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की। चिश्ती साहब, वो जो मर्जी कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने जो फतेह 4 क्रूज मिसाइल भी अपना बना लिया है, और उसके अलावा जो है 100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है उसका भी, वो भी कहा जा रहा है कि अब कमांड का हिस्सा होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इनसे मजीद हमारा दिफा कितना मजबूत होगा? देखिए इमरान साहब, ये दुनिया में ये जो रॉकेट फोर्स कह रहे हैं ना, जिसको आप बैलिस्टिक, बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। खास तौर पर न्यूक्लियर मुल्क जब दोनों हों दुश्मन, तो उनके अंदर ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमने इन वेपन्स को सिक्योर करना होता है, इनको सर्वाइव कराना होता है। इसकी वजह से यह है कि आपने नोट किया होगा कि आप अक्सर मीडिया पे डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर की हमारी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो आपके व्यूअर्स के सामने के लिए मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब होता है कि कोई भी मुल्क जो पहले हमलावर हो, और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप पर खुदा न खास्ता हमला हो चुका है तो आप सर्वाइव कर कर हिट बैक करने की पोजीशन रखते हैं या नहीं है, या सब कुछ अगर दुश्मन तबाह करते तो आप चाहे समंदर पे जाके अटैक करें या जमीन से करें, आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है। तो आजकल दुनिया और खास तौर पर न्यूक्लियर मुल्क जो है वो इस पर काम करते हैं कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी महफूज या वायबल रहनी चाहिए, दुश्मन जितना बड़ा मर्जी हमला कर दे। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर हम पर हमला हुआ और हमारी सर्वाइवल को खतरा हुआ तो जाहिर है न्यूक्लियर ऑप्शन उसी वक्त इस्तेमाल की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक ऐड होगा। एक वेपन बना लेना एक और होता है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि इस तरह के जो वेपन्स होते हैं वो बहुत जल्दी लैडर ऑफ एस्केलेशन में मदद करते हैं, या आप जंग को हाई क्रिएट कर सकते हैं, इंटेंस कर सकते हैं, या कम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फैसला भी है, और इससे ये होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड होगी। और ये अच्छा इसलिए भी हो सकता है कि इनकी सिर्फ, मैंने जैसे अर्ज किया, कि डिप्लॉय नहीं करनी होती, इनको सर्वाइव भी कराना होता है। क्विक अगर मैं ईरान की आपको मिसाल दे देता हूं, अभी जो ईरान और इजराइल की जंग हुई, आपके व्यूअर्स बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे कि ईरानियन ने, आपने नोट किया होगा, इजराइल के खिलाफ आखिरी वक्त तक सरफेस टू सरफेस मिसाइल मारते रहे। वो कैसे मारते रहे? उन्होंने एक स्टोरेज की हुई थी अंडरग्राउंड, और उन्होंने एक टनल्स ट्यूब टाइप बनाई थी, जैसे कुआं होता है उस तरह उन्होंने सुराख किए हुए थे। उसके नीचे वो ट्रक लाते थे मिसाइल का, और वहां से फायर करते थे। जब वो चला जाता था तो इजरायली को सबसे बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी कि वो लोकेशन नहीं कर पा रहे थे, और अगर लोकेशन पता भी लग जाती थी और बमबारी करते भी थे तो ये इतने ज्यादा अंडरग्राउंड थे कि इनको टारगेट नहीं किया जा सका एंड तक इजराइल की तरफ से। इसीलिए इसकी सर्वाइवेबिलिटी उनके काम आई ईरानियों के। यही मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि इसको सर्वाइव कराना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाले साहब, ये फरमाइएगा कि चीन के साथ पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी पे तजर्बे किए, और चीनी टेक्नोलॉजी जो है देखें वो अभी आजमाई भी गई, और पाकिस्तानी शाहीनों ने, जानबाजों ने जिस तरह से
अपनी बहादुरी और प्रोफेशनैलिटी वहाँ पे शो की, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद जो इंडिया है वो किसी सिर्फ इस तरह की धमकी से दबा सकता है, या पाकिस्तान पे अगर खुदा न खास्ता वो हमला करने का सोचता भी है तो उसे पहले 1000 दफ़ा अपनी स्ट्रेटेजी पे गौर करना पड़ेगा? जी बिल्कुल ठीक कहा इमरान साहब आपने कि अभी हिंदुस्तान ने रियलाइज कर लिया है कि हमने जो 10 तारीख को हिंदुस्तान पर टनेज फेंकी थी उसी ने सारा पांसा पलटा था। वो सिचुएशन हमारी फेवरेबल हुई। एक तो 7 तारीख को सुबह किया हमने 7-0 किया जो हिंदुस्तान के साथ, वो उसने हिंदुस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपने नोट किया होगा उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब ने खुद कहा कि हमने 7 तारीख को देखा कि हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे। फिर हमने एयरफोर्स ग्राउंड कर दी, फिर 2 दिन अपने टैक्टिक्स इंप्रूव किया और फिर 10 तारीख को हमने कम बैक किया। ये इटसेल्फ पहली तो उनकी ये शिकस्त है कि उनको एयरफोर्स ग्राउंड करनी पड़ गई। और मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि हिंदुस्तान एयरफोर्स 2 दिन ग्राउंड नहीं रही थी, वो 18 तारीख तक ग्राउंडेड रही थी, यानी कि तकरीबन 10 दिन तक वो ग्राउंडेड रही थी। उनमें हिम्मत नहीं थी। एक और चीज जो आपके व्यूअर्स रिलेट कर पाएंगे वो ये है कि हिंदुस्तान के जो एयर चीफ हैं AP सिंह साहब, उन्होंने अभी कहा है, चंद दिन पहले 9 तारीख को एक बयान में कहा है कि हमने 5 सो कॉल्ड पाकिस्तानी जहाज मारे हैं अपने 400 से। तो आप नोट करें कि मैं पूछना चाहता हूं, जब हमने जो मेडल दिए हैं कल नौजवान शाहीनों को, वो तो सबके सब फाइटर पायलट्स थे J-10C के, जिन्होंने PL-15 से मारा है, यानी लड़के जीते और मारा। उनके जहाज कहाँ थे? दैट मीन्स उनके, अगर आप मैं अज्यूम भी कर लूं थोड़ी देर एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री पावर, तो अगर उन्होंने 5 जहाज हमारे मारे हैं तो आप तो कह रहे हैं हमारे S-400 ने मारे हैं, तो आपका 1000 फाइटर जहाज किस लिए आपने रखा हुआ है? दैट मीन्स वो तो हवा में लड़ने ही नहीं आए हमारे साथ। तो ये एक डायनेमिक्स बदल गए हैं। इसी तरह आपने नोट की, जैसे मैं कह रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 तारीख को हमने मैसिव डिस्ट्रक्शन एयर से भी की थी और सरफेस टू सरफेस भी, लेकिन इसमें सरफेस टू सरफेस की रेशियो निस्बतन बहुत कम थी। आने वाले वक्तों में जब जंग बढ़ेगी तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल का या रॉकेट्स का बहुत ज्यादा रोल हो सकता है। अच्छा सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में अजरा मजाक ही सही जिक्र किया था हॉलीवुड का और बॉलीवुड का तो अब तो ये देखें बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति, जो कि अमिताभ का एक बड़ा है मशहूर शो, टीवी शो, उसमें वो अपनी फौज के जो खवातीन हैं उनको बुला रहे हैं और इस पर इंडिया में इवन बड़ी ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। देखिए, वो जंग को जितना नॉन सीरियस ले रहे हैं तो फिर मैं भी नॉन सीरियस हो जाता हूँ, क्योंकि जंग बहुत सीरियस बिजनेस है और ये बहुत ज्यादा जाने लेता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि शायद लोग उनके हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन तो बेवकूफ नहीं है, वो जंग चाहते भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ये समझती है कि क्योंकि हमारा बॉलीवुड का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा रेवेन्यू है, वो बहुत अच्छे हैं फिल्में बनाने में, तो शायद वो उन्हीं की लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि कनेक्ट करते हैं। तो मैंने मजाक में इसीलिए कहा था, जब उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड ये जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो मैंने कहा हाँ, प्रोड्यूसर उनके लड़ रहे हैं आपस में कि मैंने बनानी है फिल्म या इस पे, तो ऑपरेशन सिंदूर जरूर जारी है लेकिन वो बॉलीवुड में जारी रहेगा, मैंने ये कहा था। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो शायद ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो कॉमन मैन समझता है। ये जो आपने करोड़पति का कहा वो भी नॉन सीरियस है ऑब्वियसली, और इन हालात में जब हिंदुस्तान की अफवाज, खासतौर पर इनकी जो एयरफोर्स है वो बहुत डिफेंसिव पोजीशन में हुई है, लोग मांग रहे हैं आपसे जहाजों का हिसाब, आप करोड़पति प्रोग्राम में जाके बैठ जाएं तो फिर लोगों को तो गुस्सा आएगा ना कि आप मैं कुछ बता नहीं रहे। एक और चीज आखिरी पॉइंट नोट करें, AP सिंह साहब ने जो तकरीर की है 9 तारीख को, वो मैंने पूरी सुनी है, 58 मिनट कुछ सेकंड की तकरीर है वो, और 28 मिनट बाद उनको इमरान साहब याद आया कि मैंने जहाजों का भी बताना है कि हमने मारे। आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देख लें, एक पहले 93 डेज तक आप बात नहीं करते, 93 डेज तक आप सोचते हैं, जबकि मैं एज अ फाइटर पायलट, फॉर्मर फाइटर पायलट आपको कह सकता हूं कि हम जब बॉम्ब फेंक कर आते हैं दुश्मन पर फेंकें या पीस टाइम में, दुश्मन का तो बात की बात है, जब पीस टाइम में प्रैक्टिस में हम बॉम्बिंग या स्टाफिंग या गोलियां रॉकेट बरसाते हैं, उसी दिन हम डीब्रीफ करते हैं। हम छुट्टी नहीं करते जब तक एवेल्युएशन ना करें, परसेंटेज ना निकालें, डीब्रीफ ना करें, लेसन ड्रॉ ना करें, उसी दिन। वहां 93 डेज तक वो हिसाब लगा रहे थे कि हमने मारा है, और अगर मारा है तो किस वेपन से मारा है, और अगर तकरीर की है 93 डेज पर आके 58 मिनट की स्पीच के अंदर 28वें मिनट पर उनको ख्याल आया कि मैंने जहाज भी बनाने थे कितने मारे। अच्छा, तो ये इटसेल्फ ही आप नोट कर लें कि क्रेडिबिलिटी इशू है।
मैं यहाँ कनाडा अमेरिका में हूँ आजकल लेक्चर्स और कुछ टॉक्स के सिलसिले में लोग किसी मीडिया ने जिक्र ही नहीं किया उनकी तकरीर का। मैं बड़ा ढूंढता रहा कि कोई न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट या कोई और BBC, CNN कोई जिक्र ही कर दे उनकी तकरीर का, क्योंकि लोग इसको मजाक समझ रहे हैं, तो उन्होंने कोई कवरेज नहीं दी इस दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन चिश्ती साहब, लोग मजाक तो मथन चक्रवर्ती के उस बयान को भी समझ रहे हैं जो उन्होंने दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान पे उन्होंने जो रद्द-ए-अमल दिया है कि अगर इसी तरह हुआ तो पाकिस्तान जो है वो 6 के 6 दरिया वापस हासिल कर सकता है। तो इस पर मथन चक्रवर्ती ने कहा कि जी वो चाहते हैं कि खुद जो बरामूस उनका है वो चला के खुद चलाएं। और ये क्या, आप इस रवैये को क्या समझते हैं कि ये मामला जो है मिसाइल चलाने की धमकी देना और हकीकत में कुछ आप कर नहीं सके, वो करना क्या चाहते हैं? अपनी कौम को मजीद कितना बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? बस वो उम्मीद दिलाना चाहते हैं। देखिए, जो बिलावल भुट्टो ने ये दिया था, उन्होंने कंडीशंस कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था हम हमला करने जा रहे हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा अगर हम पर हमला किया गया या ऑफेंस किया गया और हमारा पानी रोका गया, वो कंडीशन डेफिनेटली थी और आज भी है। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस वक्त भी मुझे पूछा जाता था, आप जैसे एंकर पूछते थे कि अगर हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोका, तो मैंने कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट में जब भी हुकूमत पाकिस्तान और अवाम ने फैसला किया, पाक फिजाइयों की पूरी कैपेबिलिटी है कि ऐसे डैम्स को या ऐसे ब्रिजेस को नॉकआउट कर सकती है। एक बात तो ये उम्मीद दिलाना, जाहिर उनके पास चॉइस नहीं रह गया। जैसे मैंने कहा ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही कहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई कर नहीं सके। तो इतने ज्यादा उनका डिमोरलाइजेशन है मुल्क में ओवरऑल। हिंदुस्तान के मैं अपने एनालिस्ट फॉलो कर रहा हूँ जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको 93 डेज के बाद याद आया है आपकी बॉडी। सबसे बड़ी बात इमरान साहब, एक और चीज नोट करें, इंडियन एयर चीफ की बॉडी लैंग्वेज देखें। वो हर चीज गेस पे कर रहे हैं कि हमने पेन में मारा है, शायद उसमें F-16 होंगे, हमने एक बड़ा जहाज मारा है, वो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, जब हमने हमला किया तो चांसेस हैं कि ये भी हिट किया होगा। 93 डेज के बाद इतना धुंधला आप कन्विक्शन के बगैर कन्विक्शन के आप क्लेम कर रहे हैं, मैं तो इस पे अफसोस भी कर सकता हूँ, हैरत तो मुझे है। अच्छा सर, जो S-400 जिन पाकिस्तानी जानबाजों ने तबाह किया था उनको भी एजाज से नवाजा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जितना J-10C के पायलट्स ने मारा है दुश्मन के जहाज़ों को, तकरीबन 250 और 200 किलोमीटर के फासले पर उनको तबाह किया है, वो भी बहुत डिमांडिंग बहादुरी चाहिए थी उस मिशन के लिए। लेकिन S-400 का मैं इमरान साहब आपको बताता चलूं कि ये ऑलमोस्ट वन वे टिकट था, ये सुइसाइडल मिशन था। उसकी वजह ये है कि ये जो S-400 मिसाइल है, ये 600 किलोमीटर से ट्रैक करता है और 400 किलोमीटर पर फायर कर देता है। ये S-400 जो नाम इसके अंदर, 400 जो लफ्ज है इसके अंदर, वो वही इसकी रेंज शो करता है, जिसका मतलब है कि कोई भी दुश्मन का जहाज अगर 400 किलोमीटर तक इसके करीब आएगा तो ये 600 किलोमीटर से ट्रैक करता हुआ 400 पर फायर कर देगा। अब आप नोट करें, हमारे पायलट्स को सल्यूट है, इन नौजवानों को, शाहीनों को, कि इन्होंने पेनिट्रेट भी किया है, इन्होंने उसको डिसीव भी किया है, खुद भी बचे हैं और उसको पता भी नहीं लगने दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके रेडार को हिट किया, जो उसकी आंखें होती हैं। जब एक रेडार की आईज, जिसको कहते हैं चीज बोर्ड या रेडार होता है, अगर वो देख नहीं पाएगा तो फिर वो फायर नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने मिसाइलों को हिट नहीं किया है। जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाकर तीसरे दिन फोटो खिंचवाई थी कि हमारे मिसाइल देख ले बचे हुए हैं, हमने तो मिसाइल को हिट ही नहीं किया था। मिसाइल तो तब फायर होगा इमरान साहब जब उसके रेडार हमें देखेगा कि दुश्मन का जहाज आ रहा है। तो ये सुइसाइडल वन वे मिशन था। मैं सैल्यूट करता हूँ नौजवानों को और इनकी बहादुरी को और पाक फिजाई की लीडरशिप को, जिसने इतना बोल्ड डिसीजन लिया कि S-400 तबाह करना है। और उसी की वजह से आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ था जब उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा अम्ब्रेला ही उठ गया है, छतरी पूरी उठ गई है हमारे सर के ऊपर से, अब तो पाक फिजाइया कहीं से भी आग पर हमला हो सकेगी। तो आप डायनामिक्स बदल दिया, उनको सीज फायर